बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जनाब, एक जो आपकी आर्टीरियल ब्लड गैस इंटरप्रिटेशन की गलती है ना, वो आपको क्या कॉस्ट कर सकती है। आपके एग्ज़ाम में आपके 5 मार्क्स गए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस चीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम क्लिनिकल सिनेरियोज से ही इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ये देखो, ये मैंने तो एक MCQ बनाया है ना, लेकिन ये बहुत आसानी से टेलर होके SCQ में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं आपको जो तैयारी करा रही हूँ ना, वो सिर्फ MCQ की नहीं है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस भी आपके साथ ही तैयार हो जाएंगे। अच्छा जनाब, सबसे पहले क्या है, 60-year-old डायबिटिक है। ठीक है, ये मेटफॉर्मिन ले रहा था 500 mg TDS। अब इसने प्रेजेंट किया इमरजेंसी में विद डिजीनेस, मलेज, ओलिगूरिया, और इसने किया क्या था, इसने अल्कोहल लिए। ठीक है, अच्छा जनाब, अब इसकी pH क्या है, 7.2 है, PCO2 37 है, बाइकार्ब 18 है, लैक्टिक एसिड 4 है, और एनोइन गैप 18 है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास लीड इन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंटरप्रिटेशन फॉर दिस डिसऑर्डर। ठीक है, तो अच्छा, अब ये तो नीचे आपको ऑप्शंस दी हुई हैं ना इसमें, कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नॉर्मल एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शली कंपनसेटेड नॉर्मल एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शली कंपनसेटेड हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा क्या है कि इसी का ये स्टेम जो है, जो आपको इस तरह से भी आ सकता है कि इंटरप्रेट दी ABGs। अब नीचे कोई स्टेम ना दिया हो तो वो आपका ऐसे क्यों बन जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं और हम इसको ब्लो बाय ब्लो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैंने इसकी इधर सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, अब पहले सबसे हम pH को देखेंगे। pH है 7.2। अब आपने अपने आप से क्या सवाल करना है कि इज़ इट एसिडिक और इज़ इट अल्कलोटिक। ठीक है, तो जनाब क्या है, ये एसिडिक है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको एसिडोसिस है। ठीक है, आपका थोड़ा सा तो सॉल्व हो गया सिनेरियो। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि क्या ये इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अच्छा, अब उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम इसकी जो pH है उसको मैच करेंगे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, क्या ये आप इसमें मैच होते हैं। pH 7.2 है और PCO2 37 है। PCO2 की नॉर्मल रेंज क्या है, 35 to 45। ठीक है, तो pH तो आपको एसिडिक नहीं लग रही ना। ठीक है, कि मतलब 45 से ऊपर होती तो आप कहते हैं कि हाँ जी लंग्स काम नहीं कर रहे, PCO2 एक्यूमुलेट हो गई है और ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कर रही है। ठीक है, तो इसमें तो ये मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी रूल आउट कर दिए। अब आप इसको मैच करेंगे बाइकार्ब के साथ। अच्छा, बाइकार्ब जो है वो 18 है। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है, 22 to 26। ठीक है, या 22 to 24 भी बुक्स कहती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये लो है। अब बेस लो है और pH जो है वो भी लो है, तो इसका मतलब है कि ये आप इसमें मैच करते हैं। pH एसिडिक है और बेस कम है। बेस कम कैसे हो गई है वैसे बेचारी, ये बफरिंग कर करके ना, H1 की बफर कर करके इसकी ये हालत हो गई है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, क्या ये कंपनसेटेड है। अच्छा जनाब, pH रेंज है आपकी 7.35 to 7.45। ठीक है, अगर तो ये रेंज में आ गया होता ना तो ये कंपनसेटेड होता, तो ये तो 7.2 है, इसका मतलब है ये कंपनसेटेड नहीं है। अच्छा, अब अगला सवाल पैदा हो गया है कि क्या ये पार्शली कंपनसेटेड है। उसके लिए विंटर्स फार्मूला आएगा और वो आपको बताएगा प्रिडिक्टेड PCO2, कि प्रिडिक्टेड PCO2 क्या है कि अगर ये कंपनसेशन कर रहा है बंदा तो इसकी PCO2 कितनी होगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला है कि आप बाइकार्ब जो है ना उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें +8 करेंगे और फिर उसमें फिर ±2 जो आप करेंगे तो वो आपके पास रेंज आ जाएगी। तो अब इसका बाइकार्ब है 18
तो 1.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 18 से, 27 आ गया, प्लस 8 किया 35 आ गया, 35 प्लस 2 किया 33 टू 37 आ गया। ठीक है, ये आपकी रेंज है। अब इस बंदे की PCO2 क्या है, 37 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पार्शली कंपनसेटेड है, कि ये कोशिश कर रहा है कंपनसेट करने की, अभी इससे हो नहीं पाया, अभी तक ये रेंज में नहीं पहुंच सका, लेकिन ये लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, तो पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखना है कि ये एग्मा है या नेग्मा है या एग्मा प्लस नेग्मा है। एग्मा आपको पता है हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की एब्रीविएशन है, और नेग्मा जो है वो नॉन एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसकी है एब्रीविएशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, डेल्टा गैप से या डेल्टा रेशो से। डेल्टा गैप आपको क्या बताता है कि जो आपका है ना चेंज इन एनोइन गैप, वो उतना ही होना चाहिए जितना आपका जो है वो बाइकार्ब जो है वो फॉल किया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे मेयर करते हैं कि मेयर्ड एनोइन गैप माइनस नॉर्मल एनोइन गैप डिवाइडेड बाय नॉर्मल बाइकार्ब माइनस मेयर्ड बाइकार्ब। ठीक है, तो अब आपका एनोइन गैप क्या है, 18 है। ठीक है, अच्छा ये आपका मेयर्ड एनोइन गैप है, और नॉर्मल एनोइन गैप क्या है, 12 है। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं 18 माइनस 12, अच्छा डिवाइडेड बाय, अब आपका नॉर्मल बाइकार्ब क्या है, 24। ठीक है, और मेयर्ड बाइकार्ब क्या है, 18। ठीक है, तो इसको हम 24 माइनस 18 कर देते हैं, ये आ जाता है 6 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं डेल्टा रेशो की, कि अगर डेल्टा रेशो लेस देन 1 है तो उसका मतलब है कि हाई एनोइन गैप और नॉन एनोइन गैप दोनों हैं। ठीक है, दोनों की चीज़ें जो है अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं इसको एसिडोसिस कराने में। अगर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 है तो फिर खाली हाई एनोइन गैप या फिर एनोइन गैप या फिर एग्मा, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। और अगर ग्रेटर देन 2 है तो फिर एग्मा प्लस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो इसकी क्या है, 1 से ज़्यादा है या 1 है और 2 से कम है, तो ये क्या हो गया, हाई एनोइन गैप। ठीक है, अच्छा जी, तो अब अगर हम इसको पूरा देखें तो पार्शली कंपनसेटेड एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अब ये आपका दोबारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और अब आप इसकी ऑप्शंस देख लें, तो ये क्या आ गई, पार्शली कंपनसेटेड एग्मा या हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 ईयर ओल्ड बॉय है। ठीक है, इसको विल्सन्स डिजीज़ है और इसने प्रेजेंट किया है फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के साथ। अब इसकी लैब्स क्या हैं, अच्छा इसका HbS एंटीजन भी पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा फिर मतलब इसको एक तो इसकी लिवर की बर्बादी विल्सन्स डिजीज़ कर रही है, प्लस हेपेटाइटिस बी ने भी अपना इसमें हिस्सा डाला हुआ है। अच्छा pH जो है इसकी 7.34 है, PCO2 33 है, लैक्टेट 11 है, सोडियम 141 है, पोटेशियम 5 है, क्लोराइड 107 है, बाइकार्ब 19.2 है। Which of the following is the best interpretation for this disorder? Compensated egma, partially compensated egma, partially compensated negma, partially compensated egma plus negma, uncompensated egma plus negma। ठीक है, अच्छा ये भी इसी तरह से इसको SAQ में भी टेलर किया जा सकता है और ऐसे MCQ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा तो अब इधर मैंने इसकी लिख दी हैं सारी ABGs। ठीक है, और ये साथ मैंने इसकी आंख इसलिए बनाई हुई है कि केसर फिशर रिंग नज़र आ रहा है ना विल्सन्स डिजीज़ का, इसलिए मैंने ये साथ आंख की पिक्चर डाली हुई है। अब हम इसकी pH को देखेंगे 7.34। हाँ जी, इज़ इट एसिडिक और इज़ इट अल्कलोटिक? इट इज़ एसिडिक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस बच्चे को क्या है, एसिडोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि इसको रेस्पिरेटरी कॉज है या मेटाबॉलिक कॉज है, तो आप इसको मैच करेंगे pH को, कि आप देखेंगे कि क्या ये PCO2 से मैच होती है। PCO2 33 है, ये इससे मैच नहीं होती क्योंकि नॉर्मल जो रेंज है 35 to 45 है
और अगर PCO2 एसिडोसिस कॉज कर रही होती तो फिर ये कम से कम 45 से तो ऊपर होती ना, ये तो लो है, ठीक है। तो ये इससे मैच नहीं करती तो उसका क्या मतलब हुआ कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रूल आउट हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये बाइकार्ब से मैच करती है pH। अच्छा, pH है 7.34, एसिडिक है। बाइकार्ब की रेंज 22 to 26 है, ठीक है। और इधर जो इसका मेयर्ड बाइकार्ब है 19.2 है, तो मेयर्ड बाइकार्ब लो है। बाइकार्ब लो है यानी बेस लो है और pH एसिडिक है, ये आपस में मैच करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या ये कंपनसेटेड है। अच्छा, वो देखने के लिए आपको क्या आप देखेंगे कि pH रेंज जो है वो 7.35 to 7.45 है, लेकिन इसकी pH कितनी है 7.34। तो इसका मतलब है कि रिकम्पनसेशन तो अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई, वरना ये 7.35 तक तो पहुंच जाता ना। अच्छा, अब अगला सवाल पैदा हुआ है कि क्या ये पार्शली कंपनसेटेड है। अच्छा, अब विंटर्स फार्मूला लगाएंगे पार्शल कंपनसेशन देखने लिए। क्या है कि प्रिडिक्टेड PCO2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय बाइकार्ब प्लस 8 प्लस माइनस 2। तो 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाइकार्ब कितना है 19.2, तो ये आ जाएगा 28.8, प्लस 8 किया तो ये आ गया 36.8, प्लस माइनस 2 किया तो 34.8 से 38.8 तक रेंज आ गई। अब इसकी PCO2 कितनी है 33। इसका मतलब है कि कंपनसेशन नहीं हो रही, ठीक है। ये कंपनसेशन की कोशिश भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पार्शली कंपनसेटेड नहीं है। तो फिर ये है क्या है, अनकम्पनसेटेड है, वही बचा है ना पीछे। अच्छा, ठीक है, ये हो गया अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब जनाब इसका तो एनाइन गैप भी नहीं दिया हुआ, तो एनाइन गैप भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एनाइन गैप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसमें दो तरीके होते हैं, मतलब सम ऑफ कैटआयंस माइनस सम ऑफ एनाइंस है ना। तो कुछ लोग करते हैं सोडियम प्लस पोटेशियम को के सम को माइनस करते हैं क्लोराइड प्लस बाइकार्ब के सम से, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। तो हम भी पोटेशियम को इग्नोर करेंगे, सिर्फ सोडियम वाला निकालेंगे कि सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब। तो सोडियम है 141 माइनस क्लोराइड और बाइकार्ब कितने 19.2 प्लस 107, ठीक है। तो 19.2 प्लस 107 हो गए 126.2। इसको माइनस करेंगे 141 में से, तो ये आ गया 14.8। तो आपका एनाइन गैप आ गया 14.8, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये क्यों कैलकुलेट किया है, ताकि हम ये बता सकें कि ये एग्मा है या नेग्मा है, मीन्स ये एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या ये दोनों ही हैं, कभी कभी दोनों भी हुए होते हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा डेल्टा गैप देखेंगे, ठीक है। डेल्टा गैप क्या, वैसे हम क्यों देखते हैं कि डेल्टा गैप से हमें पता चलता है कि अगर जो एनाइन में चेंज आया, एनाइन गैप में जो चेंज आया है उतना ही बाइकार्ब में चेंज आया है, बाइकार्ब उतना ही डिक्रीज़ हुआ है, तो वैसे मतलब नॉर्मली वो उतना ही डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, मेयर्ड एनाइन गैप माइनस नॉर्मल एनाइन गैप डिवाइडेड बाय नॉर्मल बाइकार्ब माइनस मेयर्ड बाइकार्ब। तो मेयर्ड एनाइन गैप इसका कितना है 14.8, ठीक है ना, हमने अभी तो निकाला है। तो नॉर्मल एनाइन गैप कितना है 12 है। क्यों 12 है, क्योंकि हमने ये सोडियम से निकाला है। अगर हम अंदर पोटेशियम भी ऐड करते ना फिर ये 16 हम इसकी वैल्यू लेते, ठीक है। तो अब ये हमने कहा दिया 14.8 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, अब हम देखेंगे नॉर्मल बाइकार्ब, ये हम लेंगे 24, ठीक है, और माइनस मेयर्ड बाइकार्ब जो क्या है 19.2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 4.8, तो ये आ गया 0.58, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये लेस देन 1 है ना 0.58, और अगर लेस देन 1 हो डेल्टा रेशो तो क्या
मतलब होता है कि एग्मा और नेग्मा दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इसको दो किस्म की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाई एनोइन गैप भी कोई इसमें मसलन मोर देन वन पैथोलॉजी रन कर रही है। एक जो है इसको हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस दे रही है और उसके अलावा इसका नॉर्मल एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको एग्मा प्लस नेग्मा है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी आ गई जनाब अनकम्पनसेटेड एग्मा प्लस नेग्मा, ठीक है। तो अब आप दोबारा इस पे आ जाएं। अब आप ऑप्शंस को देखें और आप इसमें से क्या लेंगे, अनकम्पनसेटेड एग्मा